हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक डैनियल सेल को पढ़ेंगे। डैनियल सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि साइंटिस्ट थे एक अलेक्जेंड्रो वोल्टा, सबों ने सुना होगा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा और लुइगिनी गैल्वानी, इन दोनों ने अलग अलग टाइम में यूरोपियन कंट्रीज में इस सेल को खोजा था। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये नाम पड़ गया गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। इसको हम लोग प्रॉपरली डैनियल सेल कहते हैं। इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डैनियल सेल। एक्चुअली ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ चार्ज इज जनरेटेड एंड व्हाई इलेक्ट्रिक करंट या हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट। कैसे एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ड्यू टू केमिकल चेंजेस। तो कुछ पिछली बातों को हम लोग डिस्कस कर लें पहले, तब इस टॉपिक पर हम लोग शिफ्ट करेंगे आगे की ओर। पिछले क्लास में हमने बताया था सेल दो तरह से होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के सेल होते हैं। ये वैसे किस्म के सेल हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसे टाइप के सेल्स हैं जिनमें इनपुट के तौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग डालते हैं, जिसके कारण केमिकल एनर्जी जनरेट होता है। इनपुट के तौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और चेंजेस के तौर पर, आउटपुट के तौर पर केमिकल एनर्जी होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जहां पर केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण आउटर सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में। इनके डिफरेंसेस को एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों को मेन बात ये जानना है कि किसी भी सेल में पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, क्या केमिकल चेंजेस उसके अंदर होते हैं सेल में जिसके कारण पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो उन बातों को समझने के लिए हम लोग फिर से कल लास्ट में जो मैंने बताया था सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ एक सिंगल इलेक्ट्रोड में कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है। लेट्स कंसीडर एक जार हम लोग कंसीडर करते हैं, एक कंटेनर। उस कंटेनर में हम लोग एक मेटल रॉड को डिप कर देंगे। लेट्स कंसीडर दिस मेटल रॉड इज एम। कुछ भी ये रॉड हो सकता है, जिंक, कॉपर, सिल्वर, एनी काइंड ऑफ मेटल रॉड हो सकता है। ये जिस तरह के मेटल को लेंगे उसी तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम लोगों को लेना है। अगर लेट्स कंसीडर हमने ये जिंक लिया है, लेट्स दिस एम इज जिंक, देन हम लोग यहां पर ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन लेंगे। एक्वस सोल्यूशन इसलिए लेंगे क्योंकि एक्वस स्टेट में आने पर ये आयनाइज हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पर आयनिक एटमॉस्फेयर रखना है, इसलिए उस इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सोल्यूशन को लिया जाता है। उस इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सोल्यूशन में जब उसी के रॉड को डिप करेंगे, लेट्स कंसीडर हमने यहाँ जिंक लिया, उसको इस रॉड में डिप कर दिया, तो या तो ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा या तो ये रिडक्शन दिखाएगा। तो क्या चेंजेस होते हैं इसमें, क्यों इस तरह से ये बिहेव करता है। जब भी हम लोग एक एक्वस आयनिक सॉल्यूशन में रॉड को डिप करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के प्रेशर्स काम करते हैं। एक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर और दूसरा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग समझने के लिए लेट्स कंसीडर SP सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को OP मानकर चलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में दो तरह से प्रेशर काम करते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर वो प्रेशर है इस एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक एनवायरनमेंट में जहां पर which induce the tendency in the metal to get ionized।
सॉल्यूशन प्रेशर मेटल को आयोनाइज हो जाने में प्रेरित करता है। रॉड इसके कारण सॉल्यूशन प्रेशर के कारण आयोनाइज हो जाता है। यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं, जैसा मैंने बताया ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन होने के कारण ये H2O यहाँ पर निश्चित तौर पर होगा। H2O में ZnSO4 का सॉल्यूशन मिलाया हुआ है, देयरफॉर इट्स एक्वस सॉल्यूशन। H2O सभी लोग जानते हो पोलर होता है। इस पोलर वाटर के कारण ही जो रॉड इसमें डिप है उसमें भी पोलैरिटी जनरेट हो जाने की टेंडेंसी डेवलप करती है, और यही सॉल्यूशन प्रेशर काम करता है, जो सॉल्यूशन प्रेशर इस रॉड को आयनाइज हो जाने का टेंडेंसी दिखाता है। तो अगर इस जगह पर सॉल्यूशन प्रेशर हाई हो देन दिस मेटल रॉड विल शो द टेंडेंसी टू गेट आयोनाइज, मतलब वो कैटायन होगा। चूंकि मेटल है, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। दूसरा प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर का ठीक अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेटल रॉड में से कैटायन के लॉस को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो इसको नहीं होने देता है, ये इसको रोकता है। और सेकेंड चीज ये करता है कि इसके एक्वस एनवायरनमेंट में जो भी आयंस हैं वो इस रॉड की ओर वो पुश करता है। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर दो काम करता है, एक रॉड को आयनाइज हो जाने से रोकता है और अपने एनवायरनमेंट में मौजूद इसके जो भी आयंस हैं उनमें से कैटायंस को ये पुश करता है टुवर्ड्स रॉड। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस सॉल्यूशन में दो प्रेशर्स हैं, सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग तीन कंडीशंस को देखेंगे। लेट्स पहला कंडीशन, जहां सॉल्यूशन प्रेशर इज हाई, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो अभी हमने बताया अगर सॉल्यूशन प्रेशर हाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से देन रॉड विल शो टेंडेंसी टू गेट आयोनाइज, मतलब वो कैटायन में चेंज होने की टेंडेंसी दिखाएगा। अगर ये जिंक रॉड है देन ये जिंक रॉड सॉलिड में है, ये आयोनाइज होकर Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो यहाँ पर फेनोमेना जो है वो हुआ ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन की घटना घटी, और ऑक्सीडेशन जहां होता है, कल हमने बताया था ऑक्सीडेशन जब भी होगा वो एनोड पर ही होता है, यानी कि ये सारा रिएक्शन जो है वो होगा एनोडिक रिएक्शन। ये एनोडिक रिएक्शंस हैं। तो रॉड में क्या होगा उस समय, लेट्स कंसीडर ये एक रॉड है। इस सॉल्यूशन प्रेशर के हाई होने के कारण यहां से मेटल के आयन कैटायन बनकर रिलीज होते चले जाएंगे इस एक्वस सॉल्यूशन में। यहां पर Zn+2, Zn+2, Zn+2 ये सभी जो है न्यूमरस संख्या में यहां पर आ जाएंगे और चारों तरफ का एटमॉस्फेयर हाईली कैटायोनिक हो जाएगा, और पहले से ZnSO4 में से जिंक प्लस आयन यहां पर मौजूद है। अब सिंपली सोचो, अगर Zn प्लस कैटायन यहां से रिलीज हो गया देन इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह गया, इस रॉड के अंदर ही रह गया, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री स्टेट में मौजूद है। बाहर का टोटल एनवायरनमेंट कैटायन पॉजिटिव, ये रॉड नेगेटिव। तो रॉड पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण ये नेगेटिव हो गया, इसलिए रॉड के ऊपर में चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज वाला ये रॉड जो कैटायन को बना रहा है बाई लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अपना लूज करके, ध्यान देना यहाँ पे जो जिंक के एटम थे वो एटम डिसइंटीग्रेट हुए, डिकम्पोज हुए, जिनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और कैटायन सॉल्यूशन में आ गया। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस रॉड में अब मौजूद हैं, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इट विल एक्ट एज एनोड, ये एनोड के जैसा काम करेगा। अब यहां पर देखोगे बच्चों, इस रॉड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और सभी लोग जानते हो जब चार्ज फील्ड, डिफरेंट चार्ज फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है, देन पोटेंशियल जनरेट्स, यानी कि यहां पर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पोटेंशियल का जनरेशन हुआ, एक सिंगल इलेक्ट्रोड में इस तरीके से पोटेंशियल का जनरेशन हुआ फर्स्ट केस में। सेकेंड केस हम लोग इसका रिवर्स लेते हैं। अब यहां पर सॉल्यूशन प्रेशर लो है और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है।
इस एग्जाम्पल को अब हम लोग चेंज करेंगे। इसमें हमने रॉड को डिप किया। लेट्स कंसीडर M, ये मेटल रॉड है जिसको हमने इसमें डिप किया, जहां पर सॉल्यूशन प्रेशर लो और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट घुले हुए होते हैं वो इस रॉड के ऊपर एक्सर्ट करते हैं और रॉड को कैटायन बनने से रोकते हैं। तो ये रॉड को अब कैटायन बनने से रोकेंगे क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। अब हम लोग यहाँ पर इस मेटल के रॉड के जगह पर लेट्स कंसीडर हम लोग कॉपर रॉड लेते हैं। तो नेचुरल है हमको उसी के एक्वस आयनिक सॉल्यूशन में डालना होगा, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ये कॉपर प्लस बनाएगा, बहुत सारे कॉपर प्लस को ये बनाएगा और सल्फेट भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के हाई होने के कारण ये कॉपर धीरे धीरे इस रॉड के चारों ओर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये सभी कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर प्लस, इस तरीके से कॉपर प्लस 2, ये सभी इस रॉड के चारों ओर जमा होने शुरू हो जाएंगे और ये सॉल्यूशन जो है मेनली एनायनिक हो जाएगा, बिकॉज सल्फेट आयन जो है वो अभी भी यहां पर मौजूद है। तो सॉल्यूशन हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो रॉड के ऊपर में चार्ज आ गया पॉजिटिव। अगर नेगेटिव रॉड वाला एनोड था तो देन पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड बनेगा, देयरफॉर इट विल एक्ट एज कैथोड। और अगर ये कैथोड प्लस 2, ये कैथोड प्लस 2 आयोनिक स्टेट में है और पीछे एनोडिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और ये कॉपर सॉलिड के तौर पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और ये कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे और रिड्यूस जहां पर होते हैं वो इलेक्ट्रोड कहलाता है कैथोड। इसलिए ये इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पर फंक्शन करेगा, यहां पर इसके ऊपर में चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से जब सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं तो वो रॉड या तो कैटायन कैथोड के जैसा काम करता है या तो नेगेटिव चार्ज वाला एनोड के तौर पर काम करता है। और ये बेसिक मैकेनिज्म है, ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि हाउ पोटेंशियल जनरेट्स इन अ सिंगल इलेक्ट्रोड। यहां पर भी पोटेंशियल जनरेट हो गया, ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है, लिक्विड चार्ज वाला ये सॉल्यूशन है, 2 डबल लेयर चार्ज फील्ड क्रिएट हुआ, पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म हाउ पोटेंशियल जनरेटेड इन अ सिंगल इलेक्ट्रोड। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रोड में जनरेट पोटेंशियल को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लोग वायर लगाकर कनेक्ट करके इसको दो आपस में न जोड़ें, क्योंकि सिर्फ सिंगल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिंगल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पोटेंशियल आउटपुट नहीं होता है जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकें। इसलिए दो सेपरेट, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में 2 सेपरेट रॉड लगाएं और उनको आपस में जोड़ें तो इनका नेट डिफरेंस इन पोटेंशियल के कारण सेल पोटेंशियल में पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा और वो सेल फंक्शन करना शुरू कर देगा। इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, जिसको हमने बताया कि वोल्टिक सेल भी कहते हैं या उसको तो बेसिक इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और डैनियल सेल पढ़ेंगे जिसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी हम लोग कहते हैं। इसके लिए हम लोग पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ ए डैनियल सेल या गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल वर्क्स। समय बचाने के लिए मैंने इस डैनियल सेल को ड्रॉ कर दिया यहां। अब इसमें हम लोग देखते हैं हाउ पोटेंशियल जनरेट्स, कैसे सर्किट में करंट फ्लो करता है, इसका अरेंजमेंट क्या है। एक क्लासिकल डैनियल सेल में, जिसको हम लोग गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल भी कहते हैं, उसमें 2 जार लिए जाते हैं। 2 जार ग्लास के भी हो सकते हैं या एनी सब्सटेंस जो केमिकली रिएक्ट ना करे, उसके जार को हम लोग लेते हैं। लेट्स कंसीडर दिस इज ए ग्लास जार। इस ग्लास जार में हमने
जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को लिया और उसमें जिंक के रॉड को डिप कर दिया। दूसरे ग्लास जार को लिया हमने, उसमें कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को लिया और उसमें कॉपर के रॉड को डिप कर दिया। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब कोई रॉड अपने एक्वस सॉल्यूशन में, आयोनिक एक्वस सॉल्यूशन में रहता है, देन आइदर इट चेंजेस इनटू कैटायन और एब्जॉर्ब्स द कैटायन एंड चेंजेस इनटू एनायन, और उसमें नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अगर सॉल्यूशन प्रेशर हाई है तो ये यहां पर जनरेट कर लेगा नेगेटिव चार्ज, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है देन ये जनरेट कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं? जैसे ही हमने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, यहां पर सॉल्यूशन प्रेशर के हाई होने के कारण जिंक के एटम्स डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो गए। Zn जिंक एटम जो है वो आयोनाइज होना शुरू हो गया। Zn सॉलिड हाई सॉल्यूशन प्रेशर के कारण Zn+2 में चेंज होना शुरू हो गया, और उस Zn के आयन टूट टूट कर इस आयोनिक सॉल्यूशन में आने लगे, जिसके कारण ये सॉल्यूशन और हाईली कैटायोनिक हो गया। क्योंकि यहाँ पहले से पॉजिटिव चार्ज है और जिंक के आयन टूटकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इट बिकम्स मोर एंड मोर कैटायोनिक, ये पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो गया और ज्यादा। और बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए इसी रॉड में। इलेक्ट्रॉन जो इसी रॉड में रह गए, तो उस इलेक्ट्रॉन के एक्सेसिव होने के कारण इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग ईएमएफ का तौर पर भी जानते हैं। उस एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है, और इलेक्ट्रॉन के मूव करता है, और इस रॉड को दूसरे तरफ की रॉड से हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट किया। इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट करने के कारण ये एक्सटर्नल सर्किट पूरा हो गया, और बीच में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा दिया, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वहां पर सर्किट में करंट है या नहीं। तो हाई इलेक्ट्रिकल प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन जब मूव किया वायर में, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वायर के थ्रू हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया? ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ जिंक रॉड। तो जिंक सॉलिड में था, वो आयोनाइज हो गया Zn+2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो ये घटना जो है इस रॉड में जो हुआ वो ऑक्सीडेशन का फेनोमेना हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, और हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, यानी कि ये जिंक का रॉड है, इट विल एक्ट एज एनोड, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रॉड में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण यहां पर चार्ज डेवलप कर जाएगा वो नेगेटिव। जानकारी के लिए बता दो बच्चों, आईयूपीएसी का कन्वेंशन है कि जब भी हम लोग सेल को बनाएं, ऑलवेज एनोड इज डिपिक्टेड ऑन लेफ्ट साइड। एनोड को हमेशा लेफ्ट की ओर रखा जाता है और कैथोड को हमेशा राइट की ओर रखा जाता है। तो एनोड पर हमने देखा नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया थ्रू द वायर, और उस एनोड पर घटना हुआ ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोडिक हाफ का रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन। अब आएंगे कैथोडिक हाफ की ओर। कैथोडिक हाफ में हमने बताया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोगों ने डाला है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर के हाई होने के कारण यहाँ पे मौजूद Copper+2 को ये सॉल्यूशन पुश करेगा टुवर्ड्स द रॉड, ये रॉड की ओर उसको पुश करेगा। और दूसरा एक और फेनोमेना हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू मूव करते हुए इस ओर आ गए। ये रॉड की ओर जब ये कॉपर मूव करना शुरू करेगा तो ये इसके चारों तरफ Cu+2 Cu+2 इस तरीके से ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और कैटायन के इस रॉड के चारों तरफ डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पर कॉपर के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर चार्ज डेवलप करेगा पॉजिटिव। यहाँ पर क्या रिएक्शन फेनोमेना हुआ, इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर आया उस इलेक्ट्रॉन को इस कॉपर आयन ने न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फेनोमेना जो हुआ वो है Copper+2 जो कि इस आयनिक एनवायरनमेंट में है, एक्वस स्टेट में है, उसने इधर से आ रहे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कॉपर सॉलिड के तौर पर जमा होना शुरू हो गया।
ये कॉपर यहाँ पर धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो कैथोड, जो कि ये कॉपर ये बन गया कैथोड, कैथोड धीरे 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 ये थिक होता चला जाएगा। कैथोड की मोटाई धीरे धीरे बढ़ते जाएगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉपर इन इट, या यहाँ कोई भी कैथोड के तौर पर रहता, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मास डिपोजिशन के कारण वो धीरे धीरे थिक होता जाएगा। जबकि एनोड धीरे धीरे थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ एटम्स। इसके एटम्स का लॉस हो रहा है, एटम्स इसके आयनाइज कर रहे हैं, इसलिए ये धीरे धीरे पतला होते जाएगा। इसलिए ये इतना पोर्शन जो कि सॉल्यूशन में डिप है वो पतला हो रहा है, और ये पोर्शन जो सॉल्यूशन में डिप है वो मोटा हो रहा है। इस एनोडिक हाफ में रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और इस हाफ में जो घटना हुआ है वो हुआ है रिडक्शन, बिकॉज यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रिकल लेयर, पोटेंशियल जनरेट हो गया यहां पे। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन मूव किधर से किधर किया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग देखें, एनोड को ए लिखते हैं, कैथोड को सी लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ एनोड टू कैथोड। और सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करता है उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है। यानी कि अगर इसमें देखें हम लोग, करंट का फ्लो किधर हुआ, तो करंट का फ्लो होगा कैथोड टू एनोड, और कैथोड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एनोड हमारा नेगेटिव चार्ज है। कैथोड टू एनोड करंट फ्लो किया, जिसको डिटेक्ट किया यहां पर मौजूद वोल्ट मीटर ने। तो इस तरीके से यहां पर पोटेंशियल जनरेट हो गया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड टू कैथोड, इसलिए करंट का मूवमेंट या फ्लो ऑफ करंट कैथोड टू एनोड, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसीलिए किसी भी बैटरी के टर्मिनल्स में हमेशा पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो करता है, आउटफ्लो करता है। देयरफॉर दिस इज द रीजन। तो एनोड का फेनोमेना जिंक में ऑक्सीडेशन, कैथोड का फेनोमेना कॉपर में रिडक्शन। दोनों फेनोमेना को अगर हम लोग जोड़ दें, दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें LHS और RHS इक्वेशन को, देन LHS और RHS इक्वेशन को हम लोग जोड़ते हैं। LHS में ये है Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, और RHS में है Zn प्लस 2 एक्वस और कॉपर सॉलिड। सभी लोग जानते हो LHS और RHS में जब हम लोग इक्वेशन को जोड़ते हैं तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैंसल हो जाती हैं। इन दोनों में ये दो इलेक्ट्रॉन सिमिलर थे, ये कट गए सिमिलर प्रॉपर्टीज, हम लोगों के पास ये फाइनल इक्वेशन बचा, और यही फाइनल, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, दोनों साइमल्टेनियसली हो गए, इसलिए इसी को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि एक डैनियल सेल में, या जिसको हम लोग गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहते हैं, उसमें इस तरह से स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने का मतलब ये सेल्फ जनरेटेड है, ये खुद से ये रिएक्शंस होते हैं और पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। और थर्मोडायनेमिकली सभी लोग जानते हो, जहां पर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते हैं वहां पर गिब्स एनर्जी का वैल्यू होता है नेगेटिव में, क्योंकि वहां पे फ्री एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है इस पोटेंशियल को जनरेट करने में, इसलिए गिब्स एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में जब गिब्स एनर्जी का वैल्यू आएगा इसका मतलब है द सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस। तो ये मैकेनिज्म है हाउ चार्ज इज डेवलप्ड, हाउ पोटेंशियल इज डेवलप्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि एक डैनियल सेल हम लोगों ने लिया है। उस डैनियल सेल में कैसे चार्ज डेवलप किया, ये उसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। लेकिन अगर ये सॉल्ट ब्रिज यहां पर ना हो, तो ये सॉल्ट ब्रिज ना हो यहां पर अगर, तो ये चार्ज इस तरीके से बहुत लंबे समय तक फ्लो नहीं कर सकता है। सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट को पूरा करता है, और ये जो रॉड में हम लोगों ने वायर को लगाया है ये एक्सटर्नल सर्किट को पूरा करता है। हमने जस्ट अभी मैकेनिज्म बताया कि एक्सटर्नल सर्किट में कैसे पोटेंशियल जनरेट हुआ, लेकिन अगर इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करके सॉल्ट ब्रिज यहां पर मौजूद ना हो, देन दिस चार्ज विल नॉट फ्लो फॉर वेरी लॉन्ग। ये 1 मिनट 2 मिनट तक मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा।
लेकिन कोई भी सेल हम लोग देखते हैं कई घंटों तक काम करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है मौजूद सॉल्ट ब्रिज। तो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इस सॉल्ट ब्रिज का क्या फिनोमेना है, ये क्या काम करता है और इसका अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या है? व्हाट इज दिस सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसका क्या रोल है इस गैल्वेनिक सेल के अंदर, उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, ग्लास का इन्वर्टेड यू ट्यूब। ये कांच का ग्लास का बना हुआ उल्टा यू आकार का ट्यूब है। इट कनेक्ट्स द बोथ जार, ये दोनों जार को कनेक्ट करता है एंड कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, जैसा कि मैंने बताया ये वायर एक्सटर्नल सर्किट को पूरा करता है और ये सॉल्ट ब्रिज ये इंटरनल सर्किट को पूरा करता है। ये सॉल्ट ब्रिज ग्लास ट्यूब का बना हुआ इन्वर्टेड उल्टा यू ट्यूब है जिसमें भरा हुआ होता है। ये क्या होता है इसमें और क्या फंक्शन है? तो एक सॉल्ट ब्रिज के अंदर में जैसा कि देखा आपने एगर नाम का एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको इसके अंदर फिल किया जाता है। ये एक व्हाइट कलर का जेली जैसा, सब लोगों ने जेली देखा होगा, उसको केक वगैरह बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो जेली जैसा सब्सटेंस है, एक्चुअली जेली उसी से डिराइव भी होता है, या हम लोग कहें कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में जो चिपचिपा व्हाइट पदार्थ होता है उसी को अगर हम लोग प्यूरिफाई कर दें तो वो एगर के जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, उसको हल्के गर्म पानी में अगर डालकर हम लोग खौलाना शुरू करें तो वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड मास बन जाएगा। तो ये एगर इसमें डाला हुआ रहता है जो कि एक सेमी सॉलिड चिपचिपा मास होता है और उसमें मिलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। किसको मिलाया जाता है? हम लोग उसमें मिक्स कर सकते हैं KCl, मिक्स कर सकते हैं KNO3, NH4Cl, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को इस एगर के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। ये एक सेमी सॉलिड मास होता है, पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में डाल दिया जाता है जिससे ये सॉल्ट ब्रिज बनता है। और नाम देखो ब्रिज, ब्रिज का मतलब ही होता है जो दो छोर को जोड़े। तो ये इन दो छोरों को, दो जार्स को जोड़ने का काम करता है और इंटरनल सर्किट को पूरा करता है। एगर को हम लोग सेमी सॉलिड मास के तौर पर इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके अंदर इनमें से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट अगर भरा हुआ है तो वो फ्रीली फ्लो ना करे इसके अंदर, इसीलिए इसके साथ मिलाकर इसको सेमी सॉलिड मास के तौर पर डाला जाता है। इसके अंदर भरने के बाद इसके इस माउथ को हम लोग ग्लास बोल से, कांच के रेसे से उसको पैक कर देते हैं ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ फ्रीली इन ना करे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से अगर इलेक्ट्रोलाइट इन करेगा तो उससे क्या हो सकता है? तो उससे होगा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का जनरेशन। दो सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड जब आपस में मिलते हैं तो जिस पॉइंट पर वो आकर मिलते हैं सॉलिड के वो दोनों सरफेस पर जो पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ये एगर और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट ब्रिज में है उस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने से रोकता है, यानी कि इट प्रिवेंट्स द जनरेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने से रोकता है, क्योंकि अगर ये फ्रीली मिल जाते तो ये पोटेंशियल जनरेट करते और पोटेंशियल जनरेट करते तो करंट का फ्लो जो है वो फ्रीली नहीं होता, ये सेल जो है वो फ्रीली वर्क नहीं कर पाता। इसका पहला फंक्शन है इंटरनल सर्किट को पूरा करता है। दूसरा फंक्शन है
ये दोनों लिक्विड्स को फ्रीली मिलने नहीं देता है, जिसके कारण लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है। तीसरा, दिस सॉल्ट ब्रिज ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। क्या मतलब है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने का? यहाँ आएंगे। हम लोगों ने देखा था यहाँ से जिंक के बहुत सारे आयन आयोनाइज हो गए थे, कैटायन में चेंज हुए थे, और ये बहुत सारे यहाँ पर कैटायन एक्सेसिव मात्रा में यहाँ पर जमा हो गए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अगर एक्सेसिवली कैटायन यहाँ जमा हो और एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो, देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्रीली फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएगा इस सर्किट में। उस समय जब ऐसा सिचुएशन हो तो उससे पोटेंशियल जनरेशन रुक सकता है, वहां पर पोटेंशियल जनरेट होना बंद हो सकता है। तो वैसा ना हो, पोटेंशियल जनरेशन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम न आए, उसमें अब रोल शुरू होता है सॉल्ट ब्रिज में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स का। इस इलेक्ट्रोलाइट्स में लेट्स कंसीडर हमने KCl लिया है, कोई भी हो सकते थे, लेकिन हमने इनमें KCl लिया है। इस KCl में यहां एक और खास बात बता दूं, इनमें वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया जाता है जिनमें कैटायन और एनायन, इसका कैटायन है K+ और एनायन है Cl-। कैटायन और एनायन का आयोनिक मूवमेंट सेम हो, यानी कि उनका स्पीड जो है इन द सॉल्यूशन इसमें सेम हो। रीजन मैं भी बताऊंगा। यहां पर अगर कैटायन और एनायन KCl हमने लिया है तो लेट्स कंसीडर यहां पर K+ भी है और यहां पर Cl- भी मौजूद है। अब इस केस में आएंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हाउ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होता है? यहाँ पर बहुत सारे जिंक आयन कैटायन के तौर पर मौजूद हैं। इनके एक्सेसिव प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो हिंडर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा सर्किट में। उसके फ्लो को स्मूथ रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपना एक्शन शुरू करेगा, और इस KCl में से जो Cl- आयन है वो यहां आना शुरू करेगा। अब वो Cl- यहां पर आएगा तो वो Cl- Zn+2 को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। Zn+2 को Cl- रिड्यूस करना शुरू करेगा और ये डिपॉजिट कराना शुरू कर देगा ZnCl2, और बहुत सारे ZnCl2 को ये डिपॉजिट कराकर जब इस एक्सेसिव कैटायन की संख्या को कम कर देगा, देन इलेक्ट्रॉन अगेन स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने का काम किया। सिमिलरली अगर हम लोग इस तरफ आए, यहां पर क्या घटना घट सकती है या यहां पर क्या होगा? लेट्स कंसीडर अगर इधर बहुत ज्यादा संख्या में इस तरफ से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाए और कंपैरेटिवली कॉपर आयंस जो यहां पर सॉल्यूशन में मौजूद हैं उनकी संख्या कम हो, दे आर लेस इन नंबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेसिवली इस ओर आने लगे क्योंकि यहां न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर एक्सेसिवली आने लगे और ये उनको न्यूट्रलाइज न कर पाए, जैसा कि हमने बताया था कॉपर रिड्यूस होना शुरू होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज ना हो पाए, तो वैसे केस में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर्किट में बाधित होगा और पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। वैसे केस में तब पोटेशियम K+ अपना रोल को निभाएगा और ये K+ इस यहां से होता हुआ सॉल्यूशन में आएगा और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इस ओर आया है उसको वो गेन करना शुरू करेगा और पोटेशियम के तौर पर यहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक इस तरह से करता रहेगा जब तक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इधर से खत्म न हो जाए। ओके, तो इस साइड और इस साइड हमने दोनों तरफ देखा कि सॉल्ट ब्रिज ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने का काम किया। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड ग्लास U ट्यूब है जिसमें चिपचिपा ऑर्गेनिक कंपाउंड एगर एगर भरा रहता है, जिसके साथ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग मिक्स करते हैं। यहां उसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होने के बाद उसके कैटायन और एनायन का मूवमेंट जो है वो लगभग सेम हो, उसी तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग इसमें डालते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज दो तरफ के लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने से रोकता है, जिसके कारण
हमारा गैल्वेनिक सेल स्मूथली काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने का काम करता है। ये कुछ 4-5 फंक्शंस थे, 4-5 यूटिलाइजेशन थे सॉल्ट ब्रिज के। तो सॉल्ट ब्रिज ने इंटरनल सर्किट को पूरा किया, इस वायर ने एक्सटर्नल सर्किट को पूरा किया, और इस तरीके से ये सेल स्मूथली काम करने लगा और ये गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल का जनरेशन हो गया। अब कितना पोटेंशियल जनरेशन होगा यहाँ पर ये डिपेंड करेगा हमने कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स को लगाया है, वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या जनरेट हुआ, और उसी के आधार पर हम लोग तब इस सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर सेल पोटेंशियल क्या जनरेट हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड रहेगा कि ये जो पोटेंशियल का जनरेशन हुआ वो कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ, एंड हाउ पोटेंशियल इन ए सेल इज कैलकुलेटेड। एक सेल के अंदर पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक रहेगा ये सेल के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना, हाउ दिस सेल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड। इसको सेल रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दो बातों को पढ़ेंगे, एक गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा पोटेंशियल जनरेट जो हुआ उसके वैल्यू को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।